हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में चैप्टर नंबर 13, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। बेटा यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है बच्चा। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस यानी कि इसको हम कहते हैं GRP, और गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस GPP में थोड़ा सा बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन भी मैं इस लेक्चर में आपकी दूर कर दूंगा। ये रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस है, मतलब कि जो रूल रेगुलेशंस हैं वो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस किस तरह से है उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया जाए जिससे कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। यहां पर हम लॉस की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, ठीक है। और फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या होता है, उसमें फार्मासिस्ट के कर्तव्य होते हैं, उसके अपने दायित्व, उसकी ड्यूटीज होती हैं। इतना अंतर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो मैं डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई चीज दिक्कत ना रहे, मतलब कोई चीज कंफ्यूजन में ना रहे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो GRP है क्या, तो मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए दोनों में लिख के लेके आया हूं। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेसेस। इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोसेस को रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ दीज प्रोसेसेस आर द बेस्ट, स्टैंडर्डाइज हैं, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, टूल्स होते हैं और मेथड होते हैं जिससे कि फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन। जिससे कि भाई देखो ऐसा होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि कानून व्यवस्था में समय समय पे चेंजेस आते रहते हैं, तो क्या तरीके अपनाए जाएं कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इंप्रूव होते रहें, ठीक है ना, या इंप्रूविंग पे रहे हमेशा, कि जो लॉज बना दिए जाते हैं उसके हिसाब से हमको चलना भी होता है। तो क्या तरीके हैं, जैसे मान लो हमने बना दिया कि हाँ फार्मेसी एक दुकान फार्मेसी खोलनी है, तो उसमें फिर कुछ और चीजें भी तो होंगी। ये थोड़ा ना केवल लाइसेंस ले लिया और बस दुकान चला रहे हो, कुछ और भी चीजें होंगी जिससे कि वो जो लॉ है फार्मेसी का, जो दुकान खोलने लॉ के अकॉर्डिंग आपने जो फार्मेसी दुकान खोली है और उसको जो आप चला रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस आपकी लॉ के अकॉर्डिंग ही चले। आपका दुकान खोलने से लेके आपकी दुकान जिस एरिया में है उससे लेकर के आप जो टैक्स पेमेंट करते हैं, आप जो दवाइयां मंगाते हैं, वो सब कानून के तहत होना चाहिए। मेन चीज इसका ये है, ठीक है। तो इसको हिंदी में समझते थोड़ा सा। अच्छे विनियामक अभ्यास, इसे विनियामक अभ्यास कहते हैं GRP, विनियमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशंस पे सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रियाएं होती हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेसेस, प्रणालियां होती हैं, उपकरण होते हैं और विधियां होती हैं, तो उसी को हम लोग GRP कहते हैं। ओके, अभी ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अगर यहां पे डेफिनेशन में आपको क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेशन अगर आएगी तो आपको यही लिखना है। लुक, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन फार्मेसी इंश्योर, ये सुनिश्चित करता है GRP, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, दैट मेडिकेशंस आर सेफ, कि दवाइयां सेफ हैं। अगर लॉ के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हुई है, लॉ के अकॉर्डिंग ही दवाइयां खरीदी गई हैं, किससे खरीदनी है, आप ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी से भी जाकर खरीद लें, आप एक ऑथराइज्ड डीलर से ही दवाइयां खरीद सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करेगा, अगर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो ये सुनिश्चित करेगा कि दवाइयां सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी की हैं, किसके लिए, पब्लिक के लिए। These practices help to maintain standards, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेफ गार्ड पेशेंट हेल्थ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। हम लोग कहते हैं ना कि यार इस ब्रांड की कंपनी या ये कंपनी बेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन यानी कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है। ओके, इससे पेशेंट की हेल्थ सेफ रहती है एंड इंश्योर कॉम्प्लियंस विद लॉज एंड गाइडलाइंस। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है अनुपालन, किसी चीज को पालन करना, मानना। तो और ये भी सुनिश्चित करता है कि आप अनुपालन कर रहे हैं किसके साथ, लॉज और गाइडलाइन के साथ। सिंपल सी कहानी। तो यहां पे सारी चीजें लॉ के हिसाब से चलेगी। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ता है GPP में और GRP में, उसका भी डिफरेंस मैं यहां पे लेके आ गया हूं। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है जब पढ़ाता हूं बच्चों को। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है एंड गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या है? बोथ आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट फार्मेसी सेक्टर फंक्शन इफेक्टिवली। दोनों की जरूरत है कि जो फार्मेसी सेक्टर के जो फंक्शन है, जो काम होते हैं वो इफेक्टिवली हो, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। दोनों का पर्पस अलग है, उनका फोकस अलग है, ठीक है, ऑन डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं पे,
ठीक है ना। जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, उनमें अलग अलग जगहों पे दोनों के मतलब और पहलू अलग अलग हो जाते हैं। हियर्स आ ब्रेकडाउन ऑफ द डिफरेंस, यहाँ पे हम डिफरेंस को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? जीपीपी का मतलब क्या है, पहले पढ़ चुके हैं। रेफर्स टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लुक, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस दैट फार्मासिस्ट फॉलो टू इंश्योर द, यहां पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके काम करने के तौर तरीके। एक फार्मेसी के अंदर आप कैसे काम करेंगे, एक फार्मासिस्ट को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सुनिश्चित हो सके सेफ, इफेक्टिव एंड एथिकल प्रोविजन। ठीक है ना, सेफ, सुरक्षित, इफेक्टिव, असरदार हो, और एथिकल मतलब जो एक कह सकते हैं एथिकल को जो हमें बताया कि इंसानी तौर पे बेस्ट होता है। एथिकल प्रोविजंस ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज टू पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए सेफ, इफेक्टिव और एथिकल प्रोविजंस हो सके। ठीक है, इट फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ केयर, ये कहां फोकस करेगा, जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है पेशेंट को उसकी क्वालिटी पे फोकस करेगा इन फार्मेसीज के अंदर। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या है, रेफर टू द स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। लुक, यहां पर स्टैंडर्ड्स क्या पॉलिसीज हैं, कानून, और क्या प्रोसीजर्स फॉलो होने हैं। ठीक है ना, फॉलोड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो कंट्रोल करती हैं, जो हमारे लॉज होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं अथॉरिटीज। ठीक है ना, यहां पर उसके लिए रेफर किया जा रहा है, रेफर टू स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉलो करती हैं टू इंश्योर, ताकि सुनिश्चित हो सके दैट फार्मेसी प्रैक्टिसेस, जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, मेडिकेशन है एंड हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज है, आर कॉम्प्लायंट विद द लॉ, कि वो लॉ का अनुपालन कर रही हैं, सेफ हैं, बेनिफिशियल हैं पब्लिक के लिए और पब्लिक की हेल्थ के लिए। जीआरपी सुनिश्चित करता है दैट फार्मेसी एक्टिविटीज आर एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड, कानून के हिसाब से चल रही है, यानी कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है। यहां पर कौन फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस हैं वो सही चल रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए, अब यहां पर एक टर्म और आता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस हम सबको पता है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मेल, ऑनलाइन जो आजकल फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ये सारी चीजें ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। ई गवर्नेंस मींस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑनलाइन चीजें हो रही सारी। इज यूजिंग इंफॉर्मेशन, क्या है ई गवर्नेंस? इसका मतलब है कि हम लोग यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटीज कहते हैं, सच एज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन है या इंटरनेट का, एंड मोबाइल है, कंप्यूटिंग का, जो भी कुछ है, एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, इनका यूज कर रही है, एंड पब्लिक सेक्टर में भी इसका यूज किया जा रहा है, एंड बियॉन्ड, और उससे और भी ज्यादा जगहों पर इसका यूज हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ इनहेंसिंग गवर्नेंस, जिससे कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नेंस मतलब एक शासन चलाना, जिसकी वजह से जो शासन है वो इनहांस किया जा सके। शासन का मतलब जो फार्मेसीज हैं, मेडिकल फील्ड है, उसको प्रॉपर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP वॉज लॉन्च्ड इन 2006 अपनी इंडिया में, as an initiative that the government of India has implemented to make all government services accessible online। अब आप लोगों ने देखा होगा, खासकर अभी तो खैर जो लोग अभी जस्ट 2006 के बाद ही जिन लोगों का बॉर्न हुए हैं, उन लोगों को इतना चीजें समझ में नहीं आती होंगी कि ये कहने का क्या मतलब है। जो लोग 40-50 ईयर के हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी, पहले सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी। अब आपको जो चीज चाहिए, जो सर्विस चाहिए गवर्नमेंट की, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑनलाइन कंट्रोल कर रही है, आपको हर बार चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इट हैज बीन एक्टिवेटेड इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्टिवेट हो चुकी है, विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। मकसद क्या है इसका, कि इंडिया को डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी और एक नॉलेज इकोनॉमी बना सके। ठीक है, मतलब नॉलेज इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे नॉलेज हो। ठीक है, इन दिस प्रोसेस न्यूमरस पॉलिसीज हैव बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। और इसी प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस,
कि डिजिटली इंपावर किया जाए सोसाइटी को। इसी प्रोसेस में कई सारी पॉलिसीज जो है वो अमेंड की गई हैं जिससे कि फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिससे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके इंडिया के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यही मिनिस्ट्री जो कंट्रोल करती है इसको। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ठीक है, एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI प्ले अ वाइटल रोल। यही दोनों चीजें मिलके सारा जो नेशनल ई गवर्नेंस का काम है देखते हैं। द सुगम पोर्टल इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल खोला गया है सुगम पोर्टल के नाम से, आप टाइप करेंगे सुगम पोर्टल खुल के आ जाएगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इंडिया के अंदर टू स्ट्रीमलाइन मतलब कोई चीज जो आराम से हो सके, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ड्रग लाइसेंसिंग। अब आप सारी चीजें क्या करते हैं, आपका डी फार्मा खत्म होगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जाकर के, ठीक है। एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और कई सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कई सारी नहीं मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ऑनलाइन अपनी कई सारी चीजें हैं जिनको रिपोर्ट वगैरह है, मीटिंग वगैरह है या रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो ऑनलाइन कराती हैं अपना। इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे काम जो है वो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव टू मेक द ड्रग रेगुलेशन प्रोसेस, ठीक है ना, एक तरह की शुरुआत जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक पहल की गई है ई गवर्नेंस के तौर पे टू मेक द ड्रग रेगुलेशन प्रोसेस मोर एफिशिएंट। अब क्या है कि हर चीज के लिए हमको एक लिखित की जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन फीड है कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हम उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। ड्रग रेगुलेशन प्रोसेस मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड एसेसिबल, अब हर एक चीज ज्यादा एसेसिबल है, ठीक है। यहां प्रॉब्लम है, कंप्लेंट ऊपर गई, सेंट्रल में कोई बंदा बैठा वेबसाइट खोलेगा देख लेगा, अच्छा ये बात है। हर चीज को अब आपको मेल करना या लेटर भेजना जरूरी नहीं है, तो एसेसिबल है, चीजें ट्रांसपेरेंट है, जो वहां दिखेगा वो यहां दिखेगा, वो दुनिया के किसी कोने में दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है चीजें और एफिशिएंट है, बहुत सक्षम, बहुत फास्ट काम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ई गवर्नेंस। अब इसका ही चीजें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर में देखेंगे। जो हमारा सिलेबस है वो कह रहा है कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस हमको देखनी है, किसके संदर्भ में, कम्युनिटी फार्मेसी के संदर्भ में, होलसेल बिजनेस के संदर्भ में, ठीक है, मतलब संदर्भ मतलब उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के रेस्पेक्ट में। और उसमें देखना क्या, हमें बेसिकली 3-4 चीजें देखनी है। कौन कौन सी, हमको गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को समझना है कम्युनिटी फार्मेसी में डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के तहत हैं और करने हैं, लाइसेंसेस के बारे में समझना है, रिन्यूअल्स के बारे में और ई गवर्नेंस के बारे में। तो ये 4 पॉइंट्स को हमको गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट में समझना है कम्युनिटी फार्मेसी में, और जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में अवेलेबल है, लगभग 6-7 टॉपिक हैं, धीरे धीरे करके कवर हो जाएंगे। लेक्चर बेटा लेंदी लगेगा आपको, बट मैं आपको बता दूं बहुत आसान है, ठीक है। पॉइंट्स बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, इसीलिए लेंदी है, तो पॉइंट्स को आप अपनी तरफ से छोटा कर सकते हैं। एज ए टीचर मेरे को तो एक्सप्लेन करना है चीजों को, तो लेक्चर बड़ा होगा, ठीक है। तो और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पता है, थोड़ी कंफ्यूजन यहां रहती थी कि भैया गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी, तो ये मैंने क्लियर कर दी। ई गवर्नेंस बच्चों को समझ में नहीं आता था वो बता दिया। अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी में देखेंगे, और ऑलमोस्ट ज्यादातर पॉइंट्स आप लोगों को पता है, ज्यादातर पॉइंट्स आपको पता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ पता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके बारे में आपको पता है। अब इसी को हम लोग गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में कैसे समझेंगे वो चीज समझनी है बस। चलिए आओ देखें गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन कम्युनिटी फार्मेसी। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट प्रोसेसेस आर वेल डॉक्यूमेंटेड। कह रहा है कम्युनिटी फार्मेसी में जो गुड रेगुलेटरी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो सुनिश्चित करता है कि जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए एंड कॉम्प्लायंट विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, और ऐसी होनी चाहिए कि वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करती हुई होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज ए रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टेकन। अगर आपने हर एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है तो ये सर्व करता है मतलब एज ए रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टेकन। सर्व करना मतलब ये बता रहा है कि आपने कौन कौन से एक्शन लिए हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं चीजों को कि क्या क्या चीजें एज अ लॉ गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर इसको आप ऐसे समझ जाएगा, किसी को कंफ्यूजन होती है कि मान लो कोई चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देखेगा, लाइसेंसेस में क्या क्या देखेगा, ई गवर्नेंस में क्या क्या देख सकता है, ठीक है, रिन्यूअल्स में क्या क्या देख सकता है, बस
वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस वगैरह आप या कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं रखते हैं तो वो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। मतलब आप नहीं कर रहे फॉलो उसको, मान लो आपकी शॉप किसी वजह से चेकिंग में नहीं आया, आप उसको फॉलो भी नहीं कर रहे, तो वो बच जाएंगे आप, लेकिन गलत है, वो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में नहीं आता। सिंपल सी बात। तो कैसे समझेंगे इसको? कोई चेकिंग के लिए आया तो क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन में वो देख सकता है, और अगर वो आपके पास नहीं हुए तो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो सारे रिन्यूअल्स, लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए। चलिए देखते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से साफ साफ दिख रहा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं, क्या डिसीजन लिए हैं, एंड कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशंस, क्या आप रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चीजों का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। कोई चेकिंग के लिए आया, वो सब दिखा दो, रिकॉर्ड, बिल वगैरह, हर एक चीज, ये सारी चीज, ये बेचा, वो हुआ, ये डॉक्टर का पर्चा है, सब दिखा दिया आपने। वो कहेगा यार दुकान तो एकदम रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो समझ रहा है जिम्मेदारी अपनी। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू ट्रेस एंड वेरीफाई एक्टिविटीज इफ नीडेड, और हम लोग ट्रेस कर सकते हैं और एक्टिविटीज को वेरीफाई कर सकते हैं अगर सारा डॉक्यूमेंटेशन है तो क्या चीज गड़बड़ हुई है, कहीं भविष्य में, पास्ट में क्या आगे एक्शन लेने हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो अब आप, मेरे ख्याल से उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यानी कि यहां पर, इसीलिए यहां पर ये कहा गया था कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए है, और पालन किसको करना है? फार्मासिस्ट को पालन करना है, मतलब जो शॉप के ऑनर है उनको पालन करना है। ठीक है, ये लोग आकर देखेंगे कि आप पूरा रूल रेगुलेशन सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जीपीपी फार्मासिस्ट के लिए होता है, जीआरपी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए होती हैं। ठीक है, मतलब वो फॉलो नहीं करेंगे, वो चेक करती हैं, इस तरीके से। क्लियर होगी बातें? अब चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। अब डॉक्यूमेंटेशन, अब आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब पॉइंट पकड़ लो आप, केवल, मैं नहीं कह रहा कि अंदर वाला पकड़ो, पहले आप सारे ये वाले पॉइंट लिख लो एक तरफ से। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पेशेंट रिकॉर्ड आप रखते हैं कि नहीं रखते, ये सारी चीजें। ठीक है ना? तो ऑल मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैव टू मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड्स एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और जो रूल्स है उसके अंदर 1945 के अंदर, उसके तहत आपको ये सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं। वो देखेगा आकर के, अगर कोई इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कुछ बच्चे की सर हमारी तो फार्मेसी में ऐसा कुछ है नहीं, छोटी फार्मेसी की बात नहीं हो रही बेटा, हम यहां पर एक बड़ी, मतलब एक ऐसी फार्मेसी, या फार्मेसी छोटी और बड़ी दोनों होती है, तो कुछ जो छोटी फार्मेसीज हैं वहां पर कुछ चीजें हो ही नहीं सकती हैं, कुछ जो बड़ी फार्मेसी है वहां पर सारी चीजें होती हैं। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर, हमने कॉल आते हैं कि सर हमारा तो शॉप खुली है यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं, जहां पे आप सिंगल ही काम कर रहे हो तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही काम कर रहे हो। कब जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की? जब 2-3 लोग 4 लोग काम कर रहे हैं, सबको अपना काम समझाना होता है कि कौन क्या करेगा। क्लियर है ना? एसओपी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बात समझो कि अगर सिंगल है, आप खुद ही अकेला आप शॉप पे काम कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर शॉप पे 3-4 लोग हैं, सबका काम अलग अलग है, एक बिलिंग कर रहा है, एक प्रेस्क्रिप्शन को देखता है, एक कुछ और काम कर रहा है, तो वहां पर फिर हमको एसओपी की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी शॉप में एसओपी मांगा जाएगा कि भैया एसओपी दिखाओ अपना, आप कहां है आपका एसओपी। क्लियर? तो ये नहीं सोचना कि सर हमारे यहां चेकिंग हुई थी उसने एसओपी नहीं मांगा। ठीक, तो क्या पर्पस है एसओपी का? एसओपी एक आउटलाइन होता है। आउटलाइन मतलब एक क्या होता है? छोटा छोटा समरी टाइप की रहेगी। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज, जो जो एक्टिविटी होती है शॉप के अंदर उन सबकी एक आउटलाइनिंग रहती है, एक समरी टाइप की रहती है फार्मेसी के अंदर। सच एज डिस्पेंसिंग मेडिकेशन कैसे करनी है, कौन हैंडलिंग करेगा, कैसे हैंडलिंग करेगा, पेशेंट की काउंसलिंग के बारे में बातें रहेंगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जो एसओपी के अंदर होती है वो 2-4 हेडिंग बातें आप यहाँ लिखेंगे। रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, एसओपी में सारी बातें लिखी रहती हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल जैसे एसओपी ऑफ फॉर डिस्पेंसिंग, कि ड्रग को डिस्पेंस कैसे करना है लिखा रहेगा, तो जिसकी ड्यूटी होगी उसको पता होगा कि अच्छा एसओपी में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मेरे को ऐसे फॉलो करना है। एसओपी फॉर पेशेंट सेफ्टी, एसओपी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको रखना है। इंस्पेक्टर आता है तो एसओपी को चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप रखते हैं तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। अब बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप अंदर की बातें यही लिखें, एसओपी आपको पता है, जो जो हेडिंग्स आपको पता है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही लाइन टू लाइन लिखें। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। ओके, पेशेंट रिकॉर्ड रखना, ये सबको पता है, पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है।
पर्पस क्या है? एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट आर एसेंशियली फॉर इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट मेडिकेशन। पेशेंट का रिकॉर्ड रहता है तो जो मेडिकेशन होता है एप्रोप्रिएट होता है। कई बार पेशेंट्स को अपने ही पर्चे खो देता है पेशेंट, ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या दवाइयां पास में चल रही थी, किसका रिएक्शन हो रहा था, ऐसा पता नहीं चलता है। तो रिकॉर्ड रहता है सारा का सारा, तो पूरा लिखी रहती है हिस्ट्री पेशेंट के बारे में। ठीक है, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर, अगर आपकी फार्मेसी में ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, एग्जांपल मेडिकेशन प्रोफाइल्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स हैं एंड क्लिनिकल नोट्स रिलेटेड टू द पेशेंट। कोई क्लिनिकल नोट्स है पेशेंट के रिगार्डिंग में, तो ये सारा का सारा पेशेंट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंसेस की कॉपी, ये तो भाई होना ही चाहिए। कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड वाइल ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए थे वो सबकी कॉपी आपको रखनी है आपके अपने पास। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, अगर पास्ट में कोई इंस्पेक्शन हुआ है तो उसकी कॉपी और क्या उसमें रिमार्क वगैरह था, वो सब चीजें आपको एक फाइल बना करके अपनी शॉप पे रखनी है। ठीक है, ये सब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस हैं कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आप ये फाइल नहीं रख रहे हैं तो आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो आपका फार्मासिस्ट होगा वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। ऐरे गैरे किसी को आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं रखते हैं तो आप लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशंस, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड एड्रेस प्रूफ, फार्मासिस्ट का जो क्वालिफिकेशन होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर आपने पहले फार्मासिस्ट कोई और था फिर कोई और हो गया है, ठीक है, तो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग चेंज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और अगर आपने फार्मासिस्ट चेंज किया है तो उसको रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। परचेज रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, ऑब्वियसली बात है, जितना भी आपने परचेज किया उसका इनवॉइस, पेमेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग परचेज बिल। आपने देखा होगा अगर किसी को, जिन लोगों के यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आए होंगे चेक करने के लिए, उन्होंने आपका परचेज रिकॉर्ड पक्का देखा होगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मल है तो उसको कई बार फोकस नहीं करते हैं। परचेज बिल डॉक्टर देखेगा, फार्मासिस्ट का डिग्री देखेगा कि जो फार्मासिस्ट है वही है कि नहीं है। सेल ऑफ रिकॉर्ड देखता है, उसका ही बिल देखता है वो। पेशेंट की काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं, वहां पे ऐसी सुविधा दे रखी है आपने, तो उसका भी रिकॉर्ड वो वहां पर चेक करता है। ठीक है, तो ये आप पेशेंट काउंसलिंग आप खुद मन से लिख सकते हैं। क्या होता है ये? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइडेड टू पेशेंट स्पेशली फॉर हाई रिस्क मेडिकेशन। तो अगर आपकी शॉप कोई हाई रिस्क मेडिकेशन दे रही, नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सप्लाई कर रही है, तो वो आपको पेशेंट काउंसलिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपने क्या काउंसलिंग करी उसको। ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर एडवर्स कुछ रिपोर्ट्स हुई, घटनाएं घटी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो क्या आपने उसकी रिपोर्टिंग करी है? तो डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो ये अपना ऑनलाइन सिस्टम है, यहां पर आप रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी दवाई दी गई थी जो कि रिएक्ट करी थी। ठीक है, वो तमाम प्रोसेस होता पूरा। फॉर एग्जांपल एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफ फॉलो अप एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया, एंड कम्युनिकेशन विद द रेगुलेशन अथॉरिटी, और आपने क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्या कम्युनिकेट किया ड्रग के एडवर्स रिएक्शंस पर, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन है। प्रेस्क्रिप्शन रजिस्टर, जो प्रेस्क्रिप्शंस आते हैं उसका एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, रजिस्टर देखा जाता है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी यार वो तो कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं, लेकिन सब देखी जाती है। लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखी ही जाती हैं। ठीक है, हम सारी चीज इसके अंदर कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा? सीरियल नंबर ऑफ एंट्री 1 to 3 जो भी है, डेट ऑफ सप्लाई, जो दवाई जो सप्लाई की गई है, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर, किस डॉक्टर ने लिखा है, पेशेंट का नाम, एड्रेस, नेम ऑफ ड्रग और प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी, जो ड्रग दी गई है उसकी अगर प्रिपरेशन की गई है या क्वांटिटी। इन केस ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CH, शेड्यूल H1 द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर ये दवाइयां हैं CH वाली, H1 वाली, इस शेड्यूल वाली दवाइयां हैं, तो आपको उसका मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट सब मेंशन करके लिखना होता है। द सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और उसके बाद जैसे पहले नंबर पे था ये सब लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे साइन कर देने आपको जो भी है अपना। इस तरीके से पूरा एक रजिस्टर आपका मेंटेन रहता है। अगर शेड्यूल H1 है आपने दिया है तो आपको यहां तो मेंशन करना है, इसका एक अलग से सेपरेट रजिस्टर भी मेंटेन करना है, अब जरूरी हो गया है। NDPS रिकॉर्ड है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, अगर ये इसमें आपकी शॉप डील करती है तो यहां पे भी सेल रिकॉर्ड आपको, ठीक है, ऑल द सेल रिकॉर्ड ऑफ NDPS ड्रग एज पर डायरेक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीजें मतलब डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, अगर आपके पास ड्रग्स एक्सपायर कर गई हैं तो आपको उसका भी रिकॉर्ड दिखाना होगा, मेरे पास ये सारी ड्रग्स एक्सपायर कर गई हैं और
आपने इसको रिटर्न किया है इसी सेलर को इसी डेट पे, मतलब जिससे आपने खरीदा है। रिकॉर्ड ऑफ NSQ ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ NSQ ड्रग्स सैंपल्ड फ्रॉम द मेडिकल स्टोर एंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट इफ एनी। अगर मान लो आपके शॉप से सैंपलिंग हुई, कुछ दवाइयां ली गई और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं निकलती, आपके पास बिल वगैरह पूरा था, आप गलत नहीं थे, आप तो शॉप से मतलब होलसेलर से लेके आए थे, फिर वो किसी कंपनी से लेके आया होगा, तो उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट एनालिस्ट ने, उसमें फेल कर दिया है और बता देगा ये NSQ ड्रग है। अगर ऐसी घटना घटी है कभी, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम वो सारी बातें कर रहे हैं जिसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब वो सारी चीजें आपकी शॉप पे, छोटी शॉप पे एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है, तो जिस किसी भी शॉप पे एप्लीकेबल हो रही है वो करेगा, नहीं हो रही नहीं करेगा। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड, अब जहां पे स्टाफ होगा तो उनकी ट्रेनिंग भी आपको लगातार रखनी है। तो क्या आप अपने स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका भी तो दिखाइए आप रिकॉर्ड कुछ। क्या आपका स्टाफ ट्रेंड है, उसका भी तो दिखाइए आप रिकॉर्ड कुछ। बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर हमारा क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए आगे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू इंश्योर दैट ऑल पर्सनल्स आर वेल ट्रेन। तो ये इस चीज के लिए काफी जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके जितना भी इंसान वहां काम कर रहा है वो वेल ट्रेन्ड है इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड पेशेंट केयर। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब जो जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है उस चीज में वो लोग ट्रेंड है, रूल रेगुलेशंस पता है उनको, फार्मेसी प्रैक्टिस पता है और पेशेंट केयर में एक्सपर्ट है। क्लियर है? चलें आगे। ओके, तो उम्मीद है चीजें अब समझ में आने लगी होंगी, दिमाग में सेटिंग बैठ गई होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या चाहिए होता है। ड्रग हैंडलिंग एंड स्टोरेज रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आप कुछ मान लो वैक्सीनेशन हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, टैबलेट्स या सिरप्स हैं जिसको एक खास टेम्परेचर मेंटेन रखना है 25 डिग्री पे, 20 डिग्री पर, ठीक है, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास दिख रही है कि ये दवाइयां आ रही हैं जिनको 8 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन रखना है, तो क्या आपके उस फार्मेसी का टेम्परेचर उतना है, क्या उतना रहा है, वो चेक कर लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर एक ड्रग हैंडलिंग एंड स्टोरेज रिकॉर्ड, अगर कोई ऐसी दवाइयां हैं भाई जिसके अंदर अल्कोहल वगैरह का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है तो फ्लेमेबल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो क्या पर्पस है इसको, पर्पस ये है सुनिश्चित दैट मेडिकेशंस आर प्रॉपरली हैंडल्ड। ये रिकॉर्ड ये दिखाएगा कि आपकी दवाइयां आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो उनको अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इस टेम्परेचर से लेकर के इस टेम्परेचर पे इसको रखना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप क्या क्या बनाओगे, टेम्परेचर लॉग फॉर रेफ्रिजरेटर, आप एक बुक लॉग बुक बनाओगे जिसमें आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेट करोगे, ठीक है। एंड स्टोरेज एरिया जहां पे दवाइयां आप स्टोर करते हो उसका टेम्परेचर कितना है वो आप हर सुबह दोपहर शाम जो भी मेंशन है वो आप मेंटेन करोगे। इन्वेंटरी रिकॉर्ड, आपकी दवाइयां कौन कौन सी आ रही हैं, एंड रिकॉर्ड्स फॉर एनी प्रोडक्ट रिकॉल, और या फिर कोई दवाइयां, खैर यहाँ पे टेम्परेचर ड्रग हैंडलिंग, कोई दवा अगर रिकॉल हुई है, मान लो लो क्वालिटी की थी और पूरा रिकॉल हुआ है, तो अगर आपके पास से वो दवाई वापस गई है मैन्युफैक्चरर के पास तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे कि हम वहां पे वो सारी चीजें पढ़ रही हैं जो घटनाएं घटती हैं और इसके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अगर घटती है तो ऐसा नहीं है कि बस वो 2-4 जो हमने पढ़ लिए बस उसी में काम हो जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अलग अलग जगहों पे। आप सोचोगे हाँ ऐसी घटना भी घटती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकॉर्ड, आप जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो उसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब पता चला आपकी फार्मेसी खुली है, आप सही से रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं रहे हो, दवाइयां रहती नहीं है या दवाइयां आप एक्सपायर बेच रहे हो, तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकॉर्ड भी देखा जाता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक लेवल, एक्सपायरेशन डेट, आपकी डेट जो एक्सपायर हो रही है आप उसको सही से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनी प्रोडक्ट शॉर्टेज और एक्सेस इन वाइटल फॉर पेशेंट सेफ्टी, आप ऐसा तो नहीं है कि वो दवाइयां रख ही नहीं रहे हैं जो क्या कहते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब चेकिंग के लिए आता होगा वो देख लेता होगा कि हाँ ये सब चीजें तो है ही आपके पास, तो वो बोलता नहीं होगा ड्रग रजिस्टर आपसे, ड्रग इंस्पेक्टर आपसे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आपका शॉप है और आप ऐसी दवाइयां अगर नहीं रख रहे हैं जो पेशेंट के लिए वाइटल है, जरूरी है, तो वो टोक देगा आपको, भैया कहाँ है ये सब, ये तो आप खोल के ही रखिए फार्मेसी आपने, ठीक है ना। तो एनी प्रोडक्ट जिसकी शॉर्टेज है या एक्सेस इन वाइटल फॉर पेशेंट सेफ्टी, अगर पेशेंट सेफ्टी के लिए कोई दवा बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वो उसकी शॉर्टेज है या एक्सेस है जो भी है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री लॉग जो आपका रजिस्टर रहेगा, बैच रिकॉर्ड चेक कर लेगा, रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक डिस्पोजल, आपने फ्यूचर पास्ट में कौन कौन से बैच की दवाइयां या इसी आपने डिस्पोज करी हैं, डिस्पोज मतलब सॉरी हाँ डिस्पोज है, कौन कौन से बैच की दवाइयां आपने पेशेंट को दी हैं या डिस्पोज करी हैं। मान लो एक्सपायर हो गई हैं तो उसको आपने डिस्पोज किया होगा, हटाया होगा, तो वो चेक कर लेगा। तो इसीलिए आपका इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी चेक कर लेगा वो कि कौन कौन सी दवाइयां हटी हैं या आई हैं या गई हैं, आपने बेची हैं। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड। क्वालिटी एश्योरेंस, यस, क्या आप एक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। मान लो सपोज आज आपने दुकान की साफ सफाई कर दी है या कोई फेस्टिवल है, आपने बढ़िया चकाचक कर दिया, उस समय ड्रग इंस्पेक्टर आया, आपको चेक किया, उस समय सब बढ़िया था, लेकिन क्या पास्ट में आपने क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन किया है, कैसे पता चलेगा। वो ऐसे पता चलेगा, टू इंश्योर द फार्मेसी ऑपरेशंस मीट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी फार्मेसी ऑपरेशंस चल रहे हैं वो एस्टैब्लिश्ड मतलब स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं एंड कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और आपने जो भी पास्ट में काम किया है वो अनुपालन कर रहे हैं रूल रेगुलेशंस का। कैसे पता चलेगा, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, जो क्वालिटी एश्योरेंस के ऑडिट हुए हैं, जो कॉम्प्लायंस चेक हुआ है, अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन प्लान लिया गया है, आपने क्या किया उसके लिए, उसको आप रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। देखो ये गड़बड़ी थी तो मैंने उसको करेक्टिव एक्शन प्लान ये लिया है। एंड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शंस, आप खुद जो इंस्पेक्ट करते हो अपनी दुकान को, उसका भी रिकॉर्ड आपको दिखाना होगा, जो कि एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रूफ होता है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हैं। तो आप खुद अपनी दुकान को चेक करते हो, उसका रिकॉर्ड आपको दिखाना होता है। क्लियर। तो दीज आर द GRP, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, उम्मीद है वो आपको क्लियर हो गया। और कस्टमर फीडबैक तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ कस्टमर फीडबैक रहता है तो ये भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है कि कस्टमर फीडबैक जो रहता है। पर्पस क्या, मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर फीडबैक। मान लो कोई गड़बड़ियां हुई हैं, कस्टमर ने फीडबैक दिया है, तो क्या कंप्लेंट थी, क्या आपने एक्शन लिया। ठीक है, तो यही सब चीजें बताएगा कि आप एक स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो। आजकल ये कस्टमर फीडबैक भी जोर पकड़ रहा है। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस धीरे धीरे ऐड किए जा रहे हैं, कुछ पुराने थे, कुछ नए ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कस्टमर फीडबैक भी उसमें एक आ जाता है, जो कहीं पर तो बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, कहीं पर अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक सबसे बड़ा हथियार है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है। ठीक है ना, कोई कंप्लेंट थी तो आपने उसको कैसे ठीक किया, मान लो कोई एरर हुई, कोई गलती हुई तो आपने उसको कैसे ठीक किया। ठीक है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आप रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के तहत क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, या हाँ, तो मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कंप्लेंट क्या कंप्लेंट थी, क्या आपने एक्शन लिया, इन रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये जो कस्टमर फीडबैक है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल, कंप्लेंट फॉर्म, फीडबैक लॉग एंड रिकॉर्ड ऑफ रिजोल्यूशन, और आपने उसका क्या समस्या का समाधान किया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वन टाइम वॉच वाला लेक्चर है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप केवल ये हेडिंग लिख लीजिए अपने नोट्स में और केवल इसके अंदर समझ लो कि हाँ सर ने ये समझाया था और उसको लिख के आना है। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। ठीक, अब लाइसेंसेस। अब आपको लग रहा होगा कि लाइसेंसेस तो यार केवल यही चाहिए होते हैं ना, कौन से, हाँ ले लिया हमने फार्मेसी का लाइसेंस और खेल खत्म। आज बहुत से लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये सारे लाइसेंस भी होते हैं। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर आप सर्च, कई बार कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं, कुछ भेज देते मेरे पास कमेंट में या आता है कि सर ये भी तो है, तो हम स्पेशली बेटा इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर आप यूके US चले जाएंगे तो फिर भयंकर है। कुछ इंडिया में अपना थोड़ा अलग चलता है, लेकिन अब आजकल ऑलमोस्ट मैच कर गया है। ठीक है, लेकिन हाँ हम इंडिया को लेके स्पेशली फोकस करते हैं क्योंकि हमारा इंडिया का मेन, हम लोग अपना कोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो इन इंडिया कम्युनिटी फार्मेसी मस्ट एडहेयर मतलब चिपक के रहना, फॉलो करना, टू सेट ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, कि उसको कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। एंड सर्टन लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड, और कुछ निश्चित लाइसेंसेस चाहिए होते हैं टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद लोकल एंड नेशनल लॉज। ठीक है, जो लाइसेंस को चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि आप अनुपालन कर रहे हैं लोकल और नेशनल लॉज का। ठीक है, दीज लाइसेंसेस इंश्योर दैट फार्मेसी ऑपरेट विद इन द, ये लाइसेंस क्या सुनिश्चित करते हैं, अगर ये सारे लाइसेंस आपके पास हैं तो ये सुनिश्चित हो जाएगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो ये मान लेंगी
वो सुनिश्चित कर देंगे कि हाँ आपकी जो फार्मेसी है वो ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के तहत ही आप काम कर रहे हैं। एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड, और एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड पेशेंट केयर के लिए। Here are the key license and registration of community pharmacies in India need। की लाइसेंस की बात कर लें तो सबसे पहला तो लाइसेंस भैया यही चाहिए। अब इसके बिना तो खोल नहीं सकते, है ना, बिना लाइसेंस के दुकान चला लेंगे क्या? नहीं, ये तो चाहिए। कौन अथॉरिटी होता है? स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज होते हैं जो इसको इशू करती है। पर्पस क्या है? ये एक बेसिक लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रिटेल फार्मेसी। अगर रिटेल फार्मेसी चलानी तो ये तो आपको चाहिए, इसके बिना तो आप खोल नहीं सकते। इट अलाउज द फार्मेसी टू लीगली डिस्पेंस मेडिकेशन। यही लाइसेंस आपको कानूनी अधिकार देता है दवाइयां बेचने का, डिस्पेंस करने का टू पब्लिक को, आइदर ओवर द काउंटर और बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये लाइसेंस चाहिए, चाहे आपको ओटीसी बेचना है या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाइयां बेचनी, तो ये लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस नहीं तो फिर गया काम से आप। चलिए और देखें होलसेल लाइसेंस। कई बार ऐसा होता है, ये वैसे पॉइंट यहां पे बहुत रेयर है, लेकिन आपको पता होगा कई बार कुछ रिटेल फार्मेसी होलसेल का भी काम करती हैं, रिटेल होलसेल साथ साथ करती हैं। तो अगर इफ, इसलिए लिखा है इफ, अगर आप होलसेल का भी काम कर रहे हैं तो आपको होलसेल का भी ड्रग लाइसेंस करना चाहिए होगा। इसका भी सेम पर्पस है कि सॉरी अथॉरिटी सेम है जो इसको इशू करेगी, इशूइंग अथॉरिटी। यहां पे एक्चुअली होना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी, कौन इसको इशू करता है और पर्पस। अच्छा, लाइसेंसेस है इसलिए अथॉरिटी का नाम दे रहा हूं साथ में, कौन सी अथॉरिटी इसको इशू कर रही है। ठीक है, पर्पस क्या है? इफ द कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो सेल ड्रग्स इन बल्क, अगर वो बल्क में भी सेल करती है दूसरे रिटेलर्स को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स को, तो उसको एक होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। कौन से लाइसेंस का कौन सा फॉर्म नंबर है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ लाइसेंस है, होलसेल लाइसेंस है, रिटेल लाइसेंस है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है। फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स होलसेल के लिए, फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स रिटेल के लिए, सबके लिए अलग अलग फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप सबमिट करेंगे और जिस फॉर्म पर आपको लाइसेंस ग्रांट होगा, मिलेगा। तो ये फॉर्म नंबर्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला लाइसेंस क्या है? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो कायदे में तो यही चाहिए होगा। ठीक है, बिना फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के, लाइसेंस के तो काम होगा ही नहीं। तो यहां पे लिखा हुआ है अथॉरिटी कौन है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हर स्टेट की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है वो फार्मासिस्ट का लाइसेंस देती है एक फार्मासिस्ट को। एग्जांपल दे रखा है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, हर स्टेट की अपनी अपनी है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है इस लाइसेंस का कि केवल और केवल जो वेल क्वालिफाइड पर्सन है वही दवाइयों को क्या करे? डिस्पेंस करे। ठीक है, एवरी फार्मासिस्ट वर्किंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हर जो वो है फार्मासिस्ट है उसको अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करता है कि ओनली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिस्पेंस मेडिकेशन। ऐसे थोड़ा कोई आरा गरा नत्थु खैरा दवाइयां बेचने लगेगा। ठीक है, तो हर लाइसेंस का मतलब है हर लाइसेंस से एक क्वालिटी मेंटेन होती है। ठीक है, कंट्रोल ड्रग लाइसेंस। अगर आपकी शॉप में बहुत ज्यादा है ना, मान लो आप एक ऐसे, जैसे मान लो न्यूरोलॉजिस्ट के बगल में आपकी शॉप है, वहां पे बहुत ज्यादा नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंसेस सेल करते हो, तो कुछ तो नॉर्मल है और कुछ है जिनके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होता है। इसमें अथॉरिटी कौन है? स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी होती है इन कंजंक्शन विद नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अगर नार्कोटिक्स वाली दवाइयां ज्यादा सेल हो रही है आपके पास से, ज्यादा मतलब कुछ खास तरह की हैं जिनका लेवल बहुत अप रहता है, जिसको चाहिए ही चाहिए, आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा उसको बेचने के लिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा और वो लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। पर्पस क्या है? इफ द फार्मेसी डील्स विद कंट्रोल सब्सटेंस, अगर आप कंट्रोल सब्सटेंस में डील करते हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहिए, करते हैं मतलब लाइक नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ज्यादा करें कम करें, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं ज्यादा, अरे फिर बाबा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, मतलब आपकी शॉप से कंट्रोल सब्सटेंस का लेन देन होता है तो एक लाइसेंस चाहिए होगा। स्पेशल लाइसेंस एक रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो अगर कंट्रोल सब्सटेंस आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। अब आप कहेंगे सर ये कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो मैंने कहा जैसे बेटा शॉप छोटी भी होती है, बहुत बड़ी भी होती है। तो जब बड़ी शॉप है और ये काम अगर आप कर रहे हैं, ये भी अथॉरिटी कौन है? स्टेट और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है। पर्पस क्या है?
इफ द फार्मेसी मैन्युफैक्चर्स और रीपैक कॉस्मेटिक, अगर फार्मेसीज के अंदर मान लो आपने एक बड़ा सा कंटेनर मंगा लिया 10 लीटर का, उसको छोटी छोटी बोतल में पैक करके अपना बेचते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक। जैसे कि लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी पैकिंग होती है, एक छोटी सी मशीन आ जाती है तो काम हो जाता है। तो कुछ फार्मेसीज ऐसा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में, या कोई ओवर द काउंटर ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा। फिर कह दिया मैंने इफ एप्लीकेबल, अगर आप ये काम करते हैं तो ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन, अब इसकी जरूरत क्यों है? यहां पर आपको याद होगा एक्सटेम्पोरेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। एक्सटेम्पोरेनियस क्या होते हैं? जो प्रिस्क्रिप्शन के, एक मिनट, जब डॉक्टर कोई दवा प्रिस्क्राइब करता है तो कई बार कुछ दवाइयों को हमको वहीं पे बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो रेडीमेड टैबलेट या सिरप के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसका भी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अथॉरिटी कौन होगी इसकी? CDSCO होगी, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लाइसेंस देगी। पर्पस क्या है? इफ द कम्युनिटी फार्मेसी इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, वर्ड याद आ रहा होगा। एक्सटेम्पोरेनियस क्या होता है? कोई खास तरह की टैबलेट मान लो मार्केट में 50, 100 और 150 mg की है, हमको 75 mg चाहिए, तो पीस के जो भी है बना के पैक करके अगर देता है उसके लिए, या कोई खास तरह का सिरप या लोशंस प्रिपेयर करके दे रहे हैं, दे मस्ट कंप्लाई विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना होगा और इसके लिए भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। ऐसे नहीं आप बना के देने लगोगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास एक सेपरेट एक रूम है छोटा सा जहां पे हम ये सारे काम करते हैं, ठीक है। अगेन इफ एप्लीकेबल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन ई फार्मेसी, अगर आप साथ साथ में ऑनलाइन का भी काम कर रहे हैं, ई फार्मेसी का भी, तो फिर इस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको एक लाइसेंस और चाहिए होगा। अथॉरिटी कौन है इसमें? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये देती है। पर्पस क्या है? इफ द फार्मेसी ऑपरेट ऑनलाइन, अगर आपकी फार्मेसी ऑनलाइन ऑपरेट कर रही है, द सेल ऑफ मेडिसिन वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक लाइसेंस। तो ई कॉमर्स के लिए भी आपको एक अलग तरीके का लाइसेंस चाहिए होता है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो अगर आप ई ऑनलाइन वाला काम कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आप इस लाइसेंस के बिना कोई काम कर रहे हैं, जितने लाइसेंस के मैंने बात बताई अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और इसके बिना अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो कौन चेक करने आ जाएगा? ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ध्यान रखें। इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आप मान लो आपके काफी बड़ी फार्म, कुछ होता है ना शहर में बड़ी बड़ी फार्मेसीज होती हैं और कुछ दवाइयां, आप मेट्रो सिटीज में चले जाइए, कुछ लोग हैं जिन रिच पीपल्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो फॉरेन से कुछ दवाइयां कई बार इंपोर्ट करानी होती हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। अथॉरिटी कौन रहेगा यहां पर? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? अगर फार्मेसी इंपोर्ट कर रही है मेडिसिन का या मेडिकल डिवाइसेस का, दे नीड एन इंपोर्ट लाइसेंस, उनको एक इंपोर्ट लाइसेंस भी चाहिए होगा। फायर सेफ्टी एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी, क्या आपकी शॉप में फायर से आग लग जाए अगर, तो उससे निपटने के सारे प्रावधान हैं या नहीं है, इसका भी लाइसेंस होता है, ठीक है, ये लगता है। अथॉरिटी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और फायर डिपार्टमेंट आपको ये लाइसेंस क्लियर करके देता है। पर्पस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फार्मेसी एंड इट स्टाफ। भाई मान लो फार्मेसी बड़ी है, रूम के अंदर रूम है, इस तरह से कोई बड़ी फार्मेसी है, तो आग लग जाए तो आग बुझाने के सारे प्रावधान है कि नहीं है, जैसे कि फार्मेसी में दवाइयां वो सुरक्षित रहे, स्टाफ सुरक्षित रहे, ठीक है। फायर सेफ्टी एंड हेल्थ सर्टिफिकेट आर ऑफन रिक्वायर्ड, इसके लिए फायर सेफ्टी और हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। GST रजिस्ट्रेशन, अगर इसमें तो वैसे हर किसी को जरूरत नहीं है, ये हमको अथॉरिटी कौन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट होता है। अगर आप 40 लाख के ऊपर आपकी सेल है, आप समझ सकते हैं 40 लाख के ऊपर मतलब बहुत बड़ी फार्मेसी है, तो ऐसी स्थिति में करंटली शायद 40 लाख है, इसका कुछ वेरी करता रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो GST जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि हाँ आप प्रॉपरली चीजों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं। इफ द फार्मेसीज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, करंटली 40 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ठीक है, इट मस्ट ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन टू चार्ज एंड रिमिट GST ऑन सेल्स, ठीक है। तो यहां पे मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज खरीद फरोख्त कर रहे हैं और GST नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो ये भी नियमों के
खिलाफ है, ठीक है, यस ड्रग इंस्पेक्टर आपका ये देख लेगा, टैक्स वाला बिल्कुल देख सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इफ एप्लीकेबल, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, अब बच्चा सोचेगा ये क्या चीज है, ठीक है, ये आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल अथॉरिटी से लेना पड़ता है अगर फार्मेसी प्रोड्यूस करती है और डिस्पोज करती है हजार्डस मटेरियल, हजार्डस मतलब नुकसानदायक, सच एज एक्सपायर्ड ड्रग्स और केमिकल्स, बड़ी मात्रा में आपका एक्सपायर होता है या आप इकट्ठा कर लेते हैं, आप जब उसको डिस्पोज करना है तो डिस्पोज करने के लिए आपको लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हाँ आप सही तरीके से डिस्पोज करते हैं उसको, ठीक है। इट मे नीड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और स्पेशल वेस्ट डिस्पोजल लाइसेंसेस, ठीक है। तो ये गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है, कुछ लोग नहीं लेते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, गलत है ना। अब जिन लोगों के मन में ये भावना आती है कि सर क्या जरूरत है इन सबकी, हम तो ऐसे ही करते, किसको पता चलेगा, नो डाउट जो लोग ये सोचते हैं किसको पता चलेगा, ओके, कुछ लोग कहते हैं किसको, लेकिन फिर ये गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस नहीं रहा ना, ये कभी पकड़े गए तो फिर गए लंबे फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस आपको फॉलो करने हैं जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। लास्ट में एक बात लिखी है, एडहेरिंग टू दीज लाइसेंसेस, अगर आप इन लाइसेंसेस एडहेर रहते हैं, मतलब सारे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं सारे के सारे वो आप सारे ले लेते हैं, एंड इंश्योरिंग ऑनगोइंग कॉम्प्लायंस, और सुनिश्चित करते हैं कि जो भी प्रेजेंट टाइम पे अनुपालन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और सुनिश्चित करते हैं ऑनगोइंग कॉम्प्लायंस मतलब कि आप पालन कर रहे हैं, इज इसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग अ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया और इंश्योरिंग दैट इट ऑपरेट्स इन लाइन विद गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। ये सारे लाइसेंस ले लेते हैं तो ये सुनिश्चित करता है कि आप एक गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ओके, क्लियर। तो लाइसेंसेस बहुत सारे थे, ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रिन्यूअल्स, अब पीछे जितने भी लाइसेंसेस थे उन्हीं सबको टाइम पे रिन्यू भी कराना, ये नहीं कि एक बार ले लिया फिर ठीक है पड़ा है नहीं करवा रहे रिन्यू, तो उनको रिन्यूअल भी होना चाहिए, तो बस वही सारी कहानी है। इन इंडिया मेंटेनिंग गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, अगर आपको गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस मेंटेन करना है इन कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट, उसमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि जो नेसेसरी लाइसेंसेस है, जरूरी है, मान लो स्टार्टिंग में आपने सारे लिए सपोज, लेकिन कुछ की जरूरत नहीं पड़ी तो छोड़ दो उन्हें, लेकिन जो जरूरी है जो ऑपरेट हो रही है आपके फार्मेसी में, एंड सर्टिफिकेशंस आर रेगुलरली रिन्यूड, तो जो भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपकी फार्मेसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रेगुलरली रिन्यूड हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां पे कुछ नीचे दे रखे हैं की लाइसेंस, मेन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दैट नीड टू बी रिन्यूड, जो को जरूरत है रिन्यू करने के लिए ताकि आप अनुपालन करते रहें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का। क्या क्या है, फार्मेसी लाइसेंस, ऑब्वियस ही बात है, फार्मेसी लाइसेंस हमारा रिन्यू होता ही होता है। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अ कम्युनिटी फार्मेसी मस्ट रिन्यू इट्स ड्रग लाइसेंस एनुअली, या तो एनुअली हर साल करेंगे, बट हम सबको पता है 5 साल में होता है, लेकिन डिपेंड करता है, एनुअली लिख दिया एनुअली, या क्योंकि थोड़ा अलग अलग स्टेट में थोड़ा अलग अलग सीन है, एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, या आपका जो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट कहता है कि एक बार लेने के बाद आपको 1 साल में करना है कि 5 साल में करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन टू वेरीफाई कॉम्प्लायंस, अगर आप रिन्यूअल के लिए डाल रहे हैं तो इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, तो यहां पर आपका वापस से री इंस्पेक्शन हो सकता है, ठीक है, विद और क्या उसमें इंस्पेक्शन में होगा क्या, केवल ये वेरीफाई करना है कि आप जो अभी तक शॉप चलाते रहे वो आप अनुपालन कर रहे थे रेगुलेशंस का रिगार्डिंग प्रीमाइसेस की, आपकी जगह सही है, ऐसा तो नहीं शुरुआत में एक बड़ा सा हॉल दिखा दिया बाद में एक छोटी कुनिया से आप दुकान खोले बैठे हैं, क्या जो इक्विपमेंट फ्रिज वगैरह है लाइटिंग वो सब प्रॉपर है, स्टाफ आपने 4 का दिखा रखा है, 4 का स्टाफ है या नहीं है, अब हो सकता है बदल गए हो आपके स्टाफ। और स्टोरेज प्रैक्टिस, आपकी जो स्टोरेज प्रैक्टिस है दवाइयों की रखने की, जो आपने बता रखे थे कि स्टोर करने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये रूम है, ये हमारा फ्रिज है, क्या वो सब चीजें अभी भी अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको दोबारा से क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। चलिए एक हो गया हमारे पास फार्मेसी लाइसेंस। दूसरा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात है जो फार्मासिस्ट होता है उसका हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, एक्सपायर कर जाता है ना। कौन करता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। कंट्रोल्ड सब्सटेंस लाइसेंस, जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कंट्रोल्ड सब्सटेंस में क्या करते हैं, डील करते हैं, तो आपको इसको रिन्यू कराना होता है, और जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल से एनुअली होता है, ठीक है। फार्मेसिस्ट दैट डिस्पेंस कंट्रोल सब्सटेंसेस, जो फार्मेसिस्ट कंट्रोल सब्सटेंस डिस्पेंस करती है मस्ट रिन्यू देयर स्पेशल लाइसेंस, ये जो इनका स्पेशल लाइसेंस होता है उसको रिन्यू कराना है, ठीक है। टू हैंडल नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एज रेगुलेटेड अंडर द
किसके अंडर में ये रेगुलेट होता है लाइसेंस? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत। अब ये बात लिखनी है लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो, सीधा लिखो कि जो कंट्रोल सब्सटेंस का लाइसेंस है वो हमको रिन्यूअल कराना होता है, और रिन्यू कराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एनुअली है, या जैसा कि स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपको बोला हुआ है कि एनुअली करा लो, 6 महीने में कराओ, 2 साल में कराओ, जैसा बोला हुआ है। ठीक है। होलसेल ड्रग लाइसेंस सेम, अगर आप कर रहे हैं होलसेल का काम कर रहे हैं तो कराना, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप देखो जीएसटी में कोई रिन्यूअल नहीं होता, लेकिन हाँ समय समय पे कुछ रूल रेगुलेशन इसके चेंज होते रहते हैं, तो बस ये यहाँ पे ये होता है कि आप उस रूल रेगुलेशन के तहत अपना काम करें। अदरवाइज कई बार क्या होगा, आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो या आपने 1-2 साल टैक्स फाइल नहीं किया है, पैसे सरकार को नहीं दिए हैं, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। ठीक है। वाइल जीएसटी रजिस्ट्रेशन डज नॉट नीड टू बी रिन्यूड, इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। इन द ट्रेडिशनल सेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बिजनेस रिमेन्स कॉम्प्लायंट विद टैक्स फाइलिंग, जो आपका बिजनेस है वो अनुपालन करता रहे टैक्स फाइल का। ठीक है। एंड पेमेंट रिक्वायरमेंट, और जो भी पेमेंट के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फेलिंग टू कंप्लाई विद में रिजल्ट इन डीएक्टिवेशन ऑफ जीएसटी नंबर। अगर आप फेल होते हैं अनुपालन करने में रूल्स का, तो ये आपका निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्डिंग एंड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन रिन्यूअल, जो हमने पीछे देखा था कि जो आपके बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिया था उसका भी आपको रिन्यू कराना है। फार्मेसीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग कोड्स। आप किस बिल्डिंग में है, उसमें निकलने की व्यवस्था कैसी है, ऐसा तो नहीं कि पतला सा रास्ता है कोई भाग ही ना पाए, ये सारी चीजें होती हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स एंड अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड परमिट्स मस्ट बी रिन्यूड पीरियडिकली, तो ये सारी चीजें पीरियडिकली समय समय पर रिन्यू हो जानी चाहिए। 1 से 3 साल का इनका रिन्यूअल पीरियड होता है। ये सुनिश्चित करता है, रिन्यूअल करा लेंगे तो इससे सुनिश्चित होता है दैट द प्रीमाइसेस मीट द रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो आपकी प्रीमाइसेस है, जो आपकी जगह है जहां पे आप काम कर रहे हैं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, मीट कर रही है उसको, स्पेशली फॉर स्टोरिंग मेडिकेशन, सम ऑफ विच मे बी फ्लेमेबल और रिक्वायर्ड स्पेशल कंडीशन, जहां पर कि कुछ मेडिकेशन जब स्टोर करते हैं तो कुछ मेडिकेशन फ्लेमेबल होती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है। या कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उनको स्टोर करने की, ठीक है, जहां पर आग वाग का थोड़ा सीन वीन रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ का सर्टिफिकेशन जो आपने लिया है उसको आप रिन्यू कराइए। ठीक है। तो रिन्यूअल में तो कुछ नहीं है, जो पीछे हमने लाइसेंस थे उसमें को आप लिख देंगे कि कितने कितने साल में उसको रिन्यू कराना है। ठीक है। या यहाँ पर रिन्यूअल वाला मैं बताऊं आपको, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे? जैसे अथॉरिटी हो गया, पर्पस हो गया, इसी में आप एक नई हेडिंग डाल देंगे रिन्यू। ठीक है। बट रिन्यूअल क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है तो उसमें को अलग से देना पड़ा कि रिन्यू कब कराना है, कितने समय के बाद, तो वो आप साथ में मेंशन कर दें। तो यहां पर आप जो हेडिंग डालेंगे, कहां गया, हाँ, यहां पे आप जो हेडिंग डालेंगे, अब यहां पर आप हेडिंग ऐसे डाल सकते हैं, लाइसेंसेस एंड रिन्यूअल्स, तो आप साथ में डाल दें हेडिंग लाइसेंसेस एंड रिन्यूअल, छोटा हो जाएगा। रिन्यूअल का टाइम डालते चलिए कि हाँ आपको इतने टाइम पे रिन्यू कराना है। क्लियर हो गया? छोटा। ठीक है। देखो मेरे दिमाग में अभी आई ये बात। ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते बात आ जाती है, लेकिन खैर मेरे को तो अलग से देना है क्योंकि जो बच्चे डिटेल में करना चाहते हैं और डिटेल में थोड़ी कुछ और बातें भी कवर अप हो जाती हैं। चलिए, तो बिल्डिंग फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो गया। देन कुछ और सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट जैसे कि मान लो आपने कुछ सर्टिफिकेट, कैसे, इफ द फार्मेसी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग अदर स्पेशलाइज्ड सर्विस सच एज, आप इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, डिजीज मैनेजमेंट है, तो एडिशनल सर्टिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। तो इन सब चीजों के लिए कुछ अदर सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक। डिपेंडिंग ऑन लोकल एंड नेशनल रेगुलेशंस, लोकल या नेशनल रेगुलेशन कैसे हैं उसके हिसाब से दिस सर्टिफिकेशन ऑफन हैव देयर ओन रिन्यूअल साइकिल्स, इन सर्टिफिकेशन की अपनी रिन्यूअल साइकिल होती है। टिपिकली रिक्वायरिंग पीरियोडिक सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड एडहेरेंस टू गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो ठीक है, आपको दिखाना पड़ता है कि अगर आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो आपका जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है, उसका सबूत देना पड़ता है और रिन्यू हो जाता है वो। ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स और थे जो आप रिन्यू करा सकते हैं। फिर लास्ट में, बाय कीपिंग दीज लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन अप टू डेट, इन लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन को अप टू डेट रखकर अ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया कैन मेंटेन इट्स कॉम्प्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इन सारे लाइसेंसेस को अप टू डेट रख करके वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का अनुपालन कर सकती है और जीआरपी को फॉलो करेगी। ठीक है। अवॉइड पेनल्टी बच जाती है। ठीक है। एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव सर्विस टू पेशेंट, और इस तरीके से पेशेंट को एक सेफ और इफेक्टिव सर्विस मिलती रहती है। क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लेक्चर लेंदी है बट
टॉपिक्स क्योंकि सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और बहुत आसान है। हेडिंग्स को आप समझ लो और केवल फिर उसको अंदर आप मन से बना के भी लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस की बात कर लें फटाफट, तो बड़ा सिंपल है ये भी। ई गवर्नेंस बता ही चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिकली सारे काम करने हैं हमको, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से लेके सारी चीजें, ठीक है। ई गवर्नेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग रेगुलेटरी प्रैक्टिस। अब हमको यहां पे स्पेशली फोकस ये करना है कि ई गवर्नेंस रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस यानी रूल रेगुलेशंस को इंप्रूव करने में या मेंटेन रखने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। इन कम्युनिटी फार्मेसी में द एडॉप्शन ऑफ ई गवर्नेंस कैन इनहांस द एफिकेसी। अगर आप ई गवर्नेंस को अपनाते हो तो इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी अच्छी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी एक्टिविटीज। जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज है यानी कि आपको कोई चीज शो करनी कि हम रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं, ठीक है, उसको अगर आप ई गवर्नेंस फॉलो करते हैं तो उसमें आपकी क्षमता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एकदम क्लियर रहती है। कैसे, आओ समझें। हियर्स हाउ ई गवर्नेंस इज नीडेड फॉर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो किस प्रकार ई गवर्नेंस गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में काम करता है देखते हैं। इनहैंस कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग, अनुपालन का मॉनिटर करना। ई गवर्नेंस सिस्टम कैन ट्रैक एंड मॉनिटर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इन रियल टाइम। रियल टाइम में, प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का आपका लाइसेंस क्या कहते हैं, एक्टिव है या डीएक्टिव हो गया है। आपका जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, मतलब ओवरऑल बात क्या हो गया, जो पीछे लाइसेंसेस थे उसकी सारी चेकिंग रियल टाइम पे होती है। ऑनलाइन खट डाला, देखा, और कौन करेगा ये आप खुद भी देख सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं। प्लस जो इंस्पेक्शन करने आएगा वो तुरंत चेक कर लेगा। आप कह नहीं सकते कि हाँ सर मेरा कागज है, मैंने दिया हुआ फॉर्म भरने के लिए, ना। अगर आपने फिल किया हुआ है तो ऑनलाइन दिख जाएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है, वो देख लेगा तुरंत। तो रियल टाइम मतलब ऑन द स्पॉट तुरंत चीज चेक हो जाती हैं। और इससे इनेबलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इससे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं यानी कि जो चेक करने वाले लोग होते हैं उनको क्षमता मिलती है टू स्पॉट डिस्क्रिपेंसीज और वॉयलेशंस। वो तुरंत पकड़ लेते हैं कहां पर डिस्क्रिपेंसीज मतलब गड़बड़ी चल रही हैं और रूल्स तोड़े जा रहे हैं मोर इफेक्टिवली। बात समझ में आ रही है। तो ई गवर्नेंस तो समझ ही गए, अब जीआरपी में बहुत काम आ रहा है। स्ट्रीमलाइनिंग लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, जो लाइसेंस को लेना और रजिस्ट्रेशन कराना काफी सुगम हो गया है, अच्छा हो गया है, ठीक है। थ्रू ई गवर्नेंस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिन्यूइंग फार्मेसी लाइसेंसेस कैन बी स्ट्रीमलाइन, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक। तो इससे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, बॉटलनेक मतलब जो एकदम कसा हुआ काम रहता था पहले, सब पेपर वर्क करना पड़ रहा है, अब सब क्या हो गया है, ई गवर्नेंस मतलब कि ऑनलाइन हो गया तो फटफट सारे काम हो जाते हैं अपने, ठीक है। एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यहां से हम लोग डाटा का मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी कर सकते हैं। विद ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री कैन बी मेंटेन एंड शेयर्ड सिक्योरली, आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है बेटर ट्रेसेबिलिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आप ट्रेस कर सकते हो आपने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट जो किया है, किस किस पेशेंट को कौन कौन से ड्रग्स दिए हैं, गलतियां कम हो जाती हैं। एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और अगर चेकिंग करने आते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो आपका ये सारा डाटा रिकॉर्ड देख करके क्या होगा, वो समझ जाएंगे कि आप जीआरपी फॉलो कर रहे हैं। तो ई गवर्नेंस बड़ी अच्छी चीज है, यहां से आपको हर चीज का डॉक्यूमेंट अलग से रखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खोला सब दिखा दिया आपने। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अब यहां पे कोई चीज छुपा नहीं सकता, आप ये नहीं कह सकते सर मेरी कॉपी नहीं मिल रही, सर ये पेज था चूहे ने खा लिया, ना, दिखाइए आप जो कुछ है ऑनलाइन दिखा दो, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, कोई चीज छुपी नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी आ गई। तो डिजिटल सिस्टम अलाउ फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेटरी डिसीजन, यहां पे एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है ना, आप रेगुलेटरी डिसीजन ले सकते हैं। एंड प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल ई प्लेटफॉर्म कैन मेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यहां से आप इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बना सकते हैं, आप जो भी अपनी फार्मेसी में इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। लाइसेंसिंग डाटा एंड फार्मेसी कॉम्प्लायंस हिस्ट्री, और आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये जो फार्मेसी है वो पास्ट में कितना अनुपालन किया है इसने, ठीक है। हिस्ट्री पब्लिकली एसेसिबल, और ये पब्लिकली एसेसिबल रहता है, आप यहां से देख सकते हैं, आप सेंटर में बैठ के कहीं और से देख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन द सेक्टर, और इससे क्योंकि अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ओके, तो ये सब आपको फिर जीआरपी फॉलो करवा के ही रहेगा, ये बात समझ में आ रही है। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ई गवर्नेंस इनेबल्स बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन रेगुलेटरी बॉडीज। अब आप
जो रेगुलेटरी बॉडीज है उससे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी बॉडी से डायरेक्ट हमारा वो रहता है, कनेक्शन रहता है कम्युनिटी फार्मेसी का एंड द और पब्लिक का भी। फार्मेसी कैन इजीली एक्सेस अपडेट ऑन रेगुलेटरी चेंजेस, तो सीधा वेबसाइट पे गए, क्या क्या नए चेंजेस आए फार्मेसी ने देख लिया, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर बैठा जो बंदा है उसने देख लिया, क्या गाइडलाइन आई है, क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कोई आगे जाकर ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। वाइल रेगुलेटर्स कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और बदले में अगर यहां से कोई हम इंक्वायरी भेजते हैं तो जो रेगुलेटर्स हैं, जो कंट्रोल अथॉरिटी वाले होते हैं, वो तुरंत हमको रिस्पॉन्ड करते हैं और कोई भी इंक्वायरी होती है उसके बदले में हमको सपोर्ट देते हैं। तो हुआ ना बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ई गवर्नेंस किस प्रकार से, जीआरपी, अब ये सब चीजें हो रही हैं, तुरंत गाइडलाइन पता चल रही है, तुरंत रेगुलेटरी चेंजेस पता चल रहे हैं, तुरंत हमको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तुरंत इंक्वायरी करी, तुरंत सपोर्ट मिल गया, तो जीआरपी फॉलो होगा। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ई गवर्नेंस का गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में ये काम आ गया। रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, रियल टाइम रिपोर्टिंग, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कैन फैसिलिटेट द रैपिड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी कोई प्रॉब्लम हुई, वेबसाइट खोली, खटखट एंटर मार दिया, वहां पे रिपोर्ट गई एडवर्स ड्रग रिएक्शन की या एडवर्स ड्रग इवेंट, जो भी बोलो आप उसको, तो वहां पे अथॉरिटी बैठी है, तुरंत देखिए अच्छा ये दिक्कत है, वो तुरंत वहां से रिस्पॉन्ड करेगी, क्विक एक्शन क्या लेना है, तो रियल टाइम हो जाता हमारा, ठीक है ना, रियल टाइम रिपोर्टिंग। तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कैन फैसिलिटेट, सुविधा देती है द रैपिड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, हेल्पिंग रेगुलेटरी बॉडीज, इससे जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनको मदद मिलती है, टेक टाइमली एक्शन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, और वो टाइमली एक्शन ले सकती है। मान लो कि दवा ऐसी है, उसने तुरंत देखा कि भाई ये रिपोर्ट आई, चेक किया, उसने कहा नहीं भाई गड़बड़ है, उसने तुरंत मैन्युफैक्चरर को बोला अपनी दवा रिकॉल करो, गड़बड़ है मामला, तो विद इन 24 आवर्स सारा काम हो जाएगा। पहले क्या था भाई, फॉर्म भरो, फिल करो, पोस्ट करो, जाता था, पढ़ता था, फिर एक्शन लेता था। तो ये ई गवर्नेंस की पावर है कि हम लोग तुरंत जीआरपी फॉलो कर रहे हैं, यहां पर जीआरपी फॉलो हो जाएगा। फैसिलिटेटिंग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, पब्लिक हेल्थ के लिए भी हम इनिशिएटिव पहल कर सकते हैं, कैसे, कम्युनिटी फार्मेसी प्ले एन एसेंशियल रोल इन पब्लिक हेल्थ एंड ई गवर्नेंस कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, कैसे, वैक्सीनेशन कैंपेन, हेल्थ स्क्रीनिंग, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से पब्लिक हेल्थ के लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। ओके, इंप्रूव ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, फार्मेसी प्रोफेशनल कैन एक्सेस ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। अब यहां से ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाती है, जब ट्रेनिंग होगी नई नई चीजों को पता चलता रहेगा, जीआरपी फॉलो होगी, ठीक है। टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, तो जितने भी लेटेस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगी, जरूरी नहीं कि पर्सनली हम वहां जाएं, क्योंकि ये पढ़ाई तो ऑनलाइन हो ही सकती है, ठीक है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज क्या क्या हो रही हैं, इसका हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो जीआरपी अगेन फॉलो हो जाएगी। तो जब ट्रेनिंग का सुविधा है तो कल को आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे को नहीं पता था या मैं नहीं जा पाया, ई गवर्नेंस इसीलिए है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये कुछ नए रूल रेगुलेशन आए हैं, इसके लिए हमको ट्रेनिंग करवानी है, एक डाल देगी, ठीक है, जितने फार्मासिस्ट है वो आके जुड़ जाएगा वेबिनार से, ट्रेनिंग हो जाएगी। रिड्यूसिंग करप्शन एंड एरर, करप्शन कम हो गया है और एरर भी कम हो गए हैं, कैसे, द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन इनहेरेंट ई गवर्नेंस सिस्टम कैन रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड द पोटेंशियल फॉर करप्शन और माल प्रैक्टिस इन रेगुलेटरी प्रोसेस। अब यहां पे करप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो चीज सामने दिख रही है, कोई चीज हम ऐसा नहीं कर सकते, शॉप आप कह लो कि जैसे मान लो किसी चीज में लाइसेंस वगैरह जो है सारे के सारे क्या ऑनलाइन रहते हैं, तो वहां पर आप कोई चीज छुपा नहीं सकते हो, तो करप्शन होने के पहले होता है ना कि हाँ ठीक है लाइसेंस नहीं है तो भाई पैसे ले देगा, अपना कुछ काम हो रहा है करके, या कोई गलती हो रही है, तो ये गलती के चांसेस है सारे कम हो रहे हैं, रियल टाइम हम लोग ई गवर्नेंस सब कुछ ऑनलाइन सामने मौजूद है। ओके, बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन, जो रिसोर्सेज है उनका बेटर एलोकेशन, कैसे, बेटर एलोकेशन का क्या मतलब है, विद द डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस, जो भी डाटा और एनालिसिस प्रोवाइड करके दी है ई गवर्नेंस सिस्टम में, उसका यूज करके जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं यानी कि जो अथॉरिटीज होती हैं, कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, वो देखती है कि कहां पर इंप्रूव करवाना है, क्यों कुछ जगहों पर जीआरपी फॉलो नहीं हो पा रही है, क्या कमी रह जा रही है, ठीक है। तो उसने ढूंढा अपना एनालिसिस की, अच्छा ये चीज है, यहां पर इस ट्रेनिंग की कमी है, ये चीज है, जो भी अपना फाइंड आउट करेगी वो, ठीक है, इन द फार्मिंग सेक्टर, अलाउइंग फॉर मोर टारगेटेड इंटरवेंशन, और किसी फिक्स किस चीज पर हमको फोकस करना है, तो ठीक है, अलाउइंग फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन मतलब दखलंदाजी, तो किस चीज को ज्यादा फोकस करके टारगेट करके दखलंदाजी देनी है या काम करवाना है, तो वो काम
इजीली होता है किसकी हेल्प से? ई गवर्नेंस की हेल्प से। तो बेटर रिसोर्सेस एलोकेशन हो जाता है, मतलब क्या चीज हम देना चाहते हैं तो रिसोर्सेस का बेटर एलोकेशन, कहां पर क्या चीज प्रोवाइड करवानी है। बात समझ में आ रही है? तो ये था ई गवर्नेंस का रोल हमारे पास, रोल कह लो या किस तरह से जीआरपी के अंदर ई गवर्नेंस इन्वॉल्व है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस जो फॉलो हो रही है उसमें जीआरपी इन्वॉल्व है, या यूं कह लो जीआरपी का क्या रोल है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है? ई गवर्नेंस इज एन एसेंशियल टूल, ये बहुत जरूरी टूल है फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। ये सुनिश्चित करती है इफेक्टिव और एफिशिएंट रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित करती है। ठीक है, इन कम्युनिटी फार्मेसी बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, लिवरेजिंग मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके रेगुलेटरी बॉडीज कैन इनहैंस, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इनहैंस कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं देयर ओवरसाइट कैपेबिलिटीज। ओवरसाइट मतलब निगरानी करना, जो उनको निगरानी करना है उसकी क्षमता को बढ़ा लेती है अपनी ई गवर्नेंस की हेल्प से। इंप्रूव कॉम्प्लायंस, अनुपालन बढ़ता है इससे। एंड फॉस्टर सेफर, फॉस्टर मतलब पालना, सेफ्टी को बढ़ावा मिलता है। मोर ट्रांसपेरेंट फार्मेसी प्रैक्टिसेस, और जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहती हैं हर एक चीज को लेकर। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी गतिविधि छुपी नहीं है, हर चीज दिख जाए। ई गवर्नेंस से तुरंत मांग लेगा, लाओ रिपोर्ट भेजो, तो तुरंत देना पड़ जाता है। ठीक है, दैट बेनिफिट बोथ इंडस्ट्री एंड द पब्लिक, इससे दोनों को फायदा होता है। तो ओवरऑल अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जीआरपी का मतलब क्या है और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस रिन्यूअल और ई गवर्नेंस के रोल को हमको यहां पर समझना है कि वो जीआरपी फॉलो करवाने में कैसे हेल्प करती है, क्या उनका वहां पे क्या रोल है। क्लियर है बातें? तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म। तो इसी तरीके से हमारे आगे के लेक्चर चलेंगे, थोड़े से लेंथी रहेंगे बट आसान होंगे। और बाकी आपको पता ही है नोट्स कहां रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल करेंगे। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जहां पर ये सारी चीजें आपको और बेटर तरीके से क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में और एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं तो माइंड नर्चर ऐप से हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज करना क्या है? पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।